हेलो एंड वेलकम टू इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग राउंड टेबल। हमारा वेबिनार, हमारी एक कोशिश, हमारी एक पहल जो कि हम लगातार आपके लिए लेकर आते हैं। मार्केट में करंट ट्रेंड्स जो भी चल रहे हैं, उन ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए रिसर्च बैक्ड क्या कुछ होना चाहिए, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, आपको कैसा नजरिया रखना है, ये सब कुछ आपके सामने हम वक्त वक्त पर रखते हैं हमारी इस वेबिनार सीरीज के जरिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं पार्टिसिपेशन देख के बहुत खुश हो रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द वेबिनार भी बढ़ता ही चला जाएगा। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं लगातार फर्स्ट वेबिनार से हमारे साथ प्रॉमिसिंगली जुड़ते आए हैं, सो जो हमारे साथ लगातार फर्स्ट वेबिनार इस सीरीज की शुरुआत से जुड़े हैं, तहे दिल से उनका शुक्रिया। सबसे पहले तो चलिए वेबिनार में आगे बढ़ते हैं और आज मेरे साथ करण कामदार जुड़े हैं, हमारे एनालिस्ट। और वेबिनार में आगे इन्वेस्टमेंट बैक्ड रैशनल किस तरह के सेंटिमेंट्स बाजार में नजर आ रहे हैं और बाजार में जो उथल पुथल मची हुई है, उस उथल पुथल के साथ साथ आपको किस तरह से प्ले आउट करना चाहिए, इस पर विस्तार से बातचीत हम साथ साथ करेंगे। लेकिन वेबिनार की शुरुआत इस हफ्ते की शुरुआत से ही करते हैं। देखिए, आज तो बाजार की तस्वीर हमने देखी और क्लोजिंग के दौरान हमने देखा बाजार संभल कर ही बंद होते हुए दिखे। मेजर इंडेक्सेस में अगर आप देखें, कुछ हद तक हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन सोमवार के दिन को याद करना होगा, क्योंकि सोमवार को बेयर्स का पलड़ा जो है वो भारी था। हमने देखा कि सोमवार यानी कि हफ्ते की शुरुआत में ही इंडियन स्टॉक मार्केट्स क्रम्बल होते हुए, यानी कि गिरावट, भारी गिरावट झेलते हुए नजर आए। और गिरावट कहां से आ रही थी? ग्लोबल पीयर्स की तरफ से। जो यूएस मार्केट में मेल्टडाउन देखने को मिल रहा था, यूएस जॉब्स डेटा आए जहां से हमने देखा कुछ हद तक कंसर्न्स बिल्ट होते हुए दिखे। ग्रोइंग साइंस ऑफ ईरान इजराइल वॉर, मिडिल ईस्ट में जो कंसर्न्स या चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं, ये सारे के सारे कंसर्न्स थे। जापानीज मार्केट में जो मेल्टडाउन की सिचुएशन देखने को मिली, ये सारी के सारे कारण थे जिसके चलते उसका एक इम्पैक्ट इवेंचुअली भारतीय बाजार पर भी पड़ता हुआ देखने को मिला। बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करूं, सोमवार के दिन को अगर याद करूं तो हमने देखा था करीब 2600 2700 अंकों की गिरावट देखने को मिली सेंसेक्स में। और ऑफ कोर्स इंट्राडे लेवल्स पर अगर हम देखें तो लो मारा था अराउंड 78,296, यानी कि 78,296 के लेवल्स पर हमने देखा भारी गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली। ठीक इसी तरह निफ्टी 50 की अगर बात करें, वहां पर भी 24,000 के नीचे के लेवल्स भी नजर आए और कह सकते हैं कि लो ऑफ द डे इनफैक्ट 23,894 के आसपास हमने देखा था। एक गिरावट, भारी गिरावट देखने को मिली और इंडेक्स में करीब 800 से ऊपर के पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली पॉइंट वाइज अगर देखें। इसी तरह की स्थिति ब्रॉडर मार्केट्स में भी देखने को मिली। अराउंड 4% की गिरावट मिड कैप में हमने देखी और स्मॉल कैप्स भी अराउंड 5% तक टूटते हुए नजर आए। मेजरली तो मैंने आपको बता दिया कि यूएस इकोनॉमी में जिस तरह के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो कि मिडिल ईस्ट में निकल कर आ रहे हैं, काफी हद तक ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहे। लेकिन यहां से भारतीय बाजार की दशा दिशा क्या दिख रही है? क्योंकि जब भी बाजार में गिरावट आती है तो एक्सपेक्टेशन यही होती है कि गिरावट है तो खरीदारी का मौका है। लेकिन तब फिर जब गिरावट हम देख रहे हैं, जिस सेशन में हम गिरावट देख रहे हैं, आपाधापी सा माहौल होता है और ऐसे में सोचना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है कि आखिर एंट्री ले तो कहां, यहां से गिरावट और कितनी गिरेगी, या कह सकते हैं कि बॉटम को तो पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन किन स्तरों पर, किन स्टॉक्स पर, किन इन्वेस्टमेंट स्पेसेस या सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए, इसकी प्रेपरेशन जो है ना गिरावट से पहले वैसे हो जानी चाहिए। और इसीलिए लगातार हम आपसे वेबिनार के जरिए जुड़ते हैं और आपको प्रेपरेशन कुछ हद तक करवाते हैं, आपको बताते हैं कि संकेत कैसे कैसे नजर आ रहे हैं और इसका आउटकम काफी अच्छा दिखता भी है। और हमारे रिसर्च बैक्ड आइडियाज भी अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक फायदेमंद साबित होते हैं। ठीक ऐसा ही एक रिसर्च बैक आइडिया है जो कि आज हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। बहरहाल फिर से मार्केट की तरफ ही बढ़ते हुए बाजार में जिस तरह का करेक्शन हमने देखा, अगर आज की तस्वीर देखें, बाजार ऑफ कोर्स वहां से तो संभलते हुए देखे। निफ्टी 24,297 के लेवल्स पर क्लोज हुआ है निशान के साथ। बैंक निफ्टी में 50,120 के आसपास के स्तर देखने को मिला। सेंसेक्स भी 79,468। सो मंडे से लेकर अब तक में सिचुएशन जो है ठीक ठाक होती हुई दिखी, लेकिन वॉलेटिलिटी या उथल पुथल जो है, इस उथल पुथल में आप मार्केट को कैसे देखेंगे, इस पर बातचीत करना काफी जरूरी है। और इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और करण, आप बताइए कैसे देखा आपने सोमवार से लेकर बुधवार तक के इस बाजार को? Hi Mansi. So what we see is that there is a lot of volatility and there's a lot of shocks coming into the markets. We are at around 25,000 on the Nifty,
and from 25,000 we've almost fallen to 24,300 levels. So that kind of a space has been created by continuous increase in prices, especially in small and mid cap stocks. This is not followed by equivalent increase in profits. So it's kind of creating a fear where it would land tomorrow. Will this hypersonic rise continue into the future? क्या करना चाहिए हमें, कैसे प्ले आउट करना चाहिए? अगेन थीमेटिक फंड्स की बात करें, सो थीमेटिक फंड्स हैव एक्सप्लोडेड इन ग्रोथ. थीमेटिक फंड्स यानी कि जो नैरेटिव स्टॉक्स है, रेलवेज, डिफेंस, ये सब काफी ऊपर चले गए हैं, आसमान छू रहे हैं. एंड व्हेनेवर जब भी ये शॉक्स आते हैं तो दीज आर द स्टॉक्स दैट फॉल द मोस्ट. So portfolio should be balanced and we should have some kind of defense also, right Mansi? What do you think? सो एब्सोल्युटली करण, आप सही कह रहे हैं. और ये कुछ ऐसी थीम्स हैं जो कि पिछले कुछ सालों में उभरती हुई नजर भी आई और वहां से काफी हद तक इनफैक्ट थीमेटिक फंड ग्रोथ की अगर आप बात कर रहे हैं तो इंफ्रा कह लीजिए, रेलवे कह लीजिए, डिफेंस कह लीजिए, पिछले कुछ सालों में जो तरक्की देखी है इन स्पेसेस ने, काबिले तारीफ तो है ही. ऐसे में सर्ज इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट्स को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि छोटी मझौली कंपनियों पर भी लगातार भरोसा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है. नंबर ऑफ फोलियोज इन स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर बात करें तो मोर देन डबल होते हुए, यानी कि बढ़ोतरी लगातार डबल होती हुई देखने को मिली है. आंकड़ों की अगर बात करें तो 15 मिलियन से लेकर 35 मिलियन तक पिछले 5 सालों में. सो छोटी मझौली कंपनियों की हम बात करें, थीमेटिक फंड्स की हम बात करें, और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बाजार में जो वॉलेटिलिटी है, तो एक और स्पेस है जिस पर नजर होती है, वो है डिफेंसिव प्ले. डिफेंसिव प्ले की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ऑफ कोर्स डिफेंसिव प्ले में कुछ चुनिंदा सेक्टर्स है जिसका लगातार जिक्र होता है. डिफेंसिव का मतलब ही एज द नेम सजेस्ट है कि बाजार की गिरावट या बाजार में वॉलेटिलिटी में आपको संभालने वाले स्पेसेस. फार्मा क्षेत्र एक डिफेंसिव प्ले माना जाता है, और गिवन द ओवर वैल्यूएशन और पोटेंशियल अर्निंग स्लो डाउन, फार्मा प्रेजेंस अ डिफेंसिव स्ट्रेटेजी, काफी अच्छी स्ट्रेटेजी यहां पर बनती हुई विद लिमिटेड डाउनसाइड एंड हेल्दी अपसाइड पोटेंशियल. सो गिरावट कम और अपसाइड की पोटेंशियल ज्यादा, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस भी फार्मा स्पेस में नजर आते हैं. और इसी कॉन्टेक्स्ट में पोजिशनिंग जो है डिफेंसिव सेक्टर में लाइक फार्मा कैन ऑफर बोथ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ. यानी कि इन सिचुएशंस में, इन सिनेरियोज में जहां पे बाजार में आपको एक एंट्री पॉइंट मिलता है, अपने पोर्टफोलियो में एक हिस्सा जो है वो फार्मा क्षेत्र को भी दे देना चाहिए. और फार्मा क्षेत्र की जब बात करें तो ऑफकोर्स वहां पे भी कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जिसके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे लग रहे हैं, जिसके फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोचेस काफी अच्छे लग रहे हैं, जिस पर लगातार आपकी नजर होनी चाहिए. ऐसी ही कंपनी है जिस पर हमारे रिसर्च डेस्क ने डीप डाइव रिसर्च किया है, और इस रिसर्च के ठीक बाद इस कंपनी को और फार्मा सेक्टर को आपके सामने रखने जा रहे हैं. क्यों फार्मा सेक्टर पर इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं, साथ ही इस कंपनी पर क्यों बातचीत कर रहे हैं? आज की हमारी बातचीत जो है वो होगी डिविज लैबोरेटरीज पर. सबसे पहले कंपनी का स्नैपशॉट आपके सामने रख देते हैं. अप्रैल में सबसे पहले इस कंपनी का जिक्र हमने किया था. इस कंपनी को कवर करना, या कह सकते हैं कि इस कंपनी पर खास तौर से डीप डाइव रिसर्च करना हमने शुरू किया था. वहां से लेकर यहां तक भी कंपनी के प्राइसेस में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है. और उसके ठीक बाद भी अभी हमारा नजरिया ये कहता है कि अगर आपके पास, आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो इसे आप बनाकर रख सकते हो. इसके अलावा भी यहाँ पर काफी अच्छी पोटेंशियल नजर आ रही है, जिसका जिक्र आगे हम करेंगे. लेकिन पहले डिविज लैबोरेटरीज करती क्या है? देखिए, 1990 में कंपनी का गठन हुआ था. डिविज लैबोरेटरीज जो है वैल्यू प्ले है अमंग एपीआई एक्सपोर्ट प्लेयर्स. आपको बता दें हैदराबाद में स्थित ये कंपनी है, हैदराबाद हेडक्वार्टर है कंपनी का. एंड कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर्स ऑफ एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स. एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआई लगातार आप सुनते आए होंगे, लेकिन एपीआई का मतलब क्या होता है? खास तौर से एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स जो है, आसान भाषा में अगर मैं बताऊं, मेन इंग्रेडिएंट है किसी भी ड्रग या किसी भी दवाई में. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी मेडिसिन एंड गिव्स द मेडिसिन उसका ट्रू कैरेक्टरिस्टिक. सो एपीआई ये होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मटीरियल है किसी भी ड्रग को बनाने में. बाकी सारी चीजें जो है वो मेडिसिन के लिए फिलर्स का काम करते हैं. सो डिविज लैबोरेटरीज की अगर हम बात करें तो ये एपीआई मैन्युफैक्चरर है. सिर्फ इतना ही नहीं, डिविज के 2 प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं और साथ ही काफी सारे वर्क इन प्रोग्रेसेस भी चल रहे हैं, जिस पर करण विस्तार से बातचीत करेंगे. बिजनेस सेगमेंट्स की अगर बात करें, जेनरिक एपीआई, कस्टम सिंथेसिस और साथ ही न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे 3 सेगमेंट्स हैं जिसमें कंपनी कार्यरत है.
कारण जिस तरह से हम देख रहे हैं डिविज लेबोरेटरी सेगमेंट वाइज एपीआई की जिस तरह से हम बात करें, खास तौर से फार्मा प्ले में किस तरह से इसे प्लेस कर रहे हैं और इसमें रैशनल किस तरह से बिठा रही है आपकी रिसर्च डेस्क, और जब इस पर आप एक डीप डाइव रिसर्च कर रहे थे, पर्टिकुलरली यूएस ड्रग अप्रूवल प्रोसेस कैसा रहता है, क्या रहता है, और डिविज का रोल इसमें कैसा है? So, Mansi, good question here. I'll start with the last part of the question first, US drug approval process, because that is more of a general question, and we'll get that out of the way first. So, whenever a new drug is discovered, तो पहले उस पे ट्रायल्स होते हैं which are lab trials, no जी। human trials. फिर उसके बाद जैसे ही क्लिनिकल लैब ट्रायल्स पास हो गए तो उसे क्लिनिकल ट्रायल्स में डाला जाता है. सो लैब ट्रायल्स यूजुअली लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स, एटलीस्ट 6 to 8 months मान लीजिए. फिर उसके बाद फर्स्ट लेवल में 100-200 जन को बुला के क्लिनिकल ट्रायल्स होता है विच इज कॉल्ड फेज 1 ट्रायल्स. दिस फेज लास्ट फॉर अराउंड सेवरल मंथ्स. सो जैसे जैसे ट्रायल्स आगे बढ़ते जाते हैं, फेजेस आगे बढ़ते जाते हैं, ड्रग्स कम होते जाते हैं जो पास होंगे. सो मान लीजिए अगर स्टार्ट ऑफ द फेज में, फर्स्ट फेज में 5000 ड्रग्स है, तो बाय द एंड ऑफ फेज 3 विच इज द फाइनल फेज, तब तक 100 ड्रग्स बचेंगे या 10 ड्रग बचेंगे. दैट इज आपको एक कोन की तरह ये देखना चाहिए. डिवीज प्लेज अ रोल इन ऑल ऑफ दी स्टेप्स. डिवीज क्या करता है, अगर मान लीजिए आप एक फार्मा कंपनी हो, आप नया ड्रग डिस्कवरी कर रहे हो, तो नए ड्रग में भी एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा कुछ, वो स्मॉल स्केल पे पहले बनता है, एंड देन जैसे जैसे फेज 1 के बाद फेज 2 ज्यादा बड़ा ट्रायल होता है, ज्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स चाहिए, फिर उसके बाद फेज 3 आता है जहां हजारों लोगों पे ट्रायल होता है. And उसके बाद आफ्टर दैट couple of years of complete trial, US FDA gives an approval based on an ANDA filing, new drug application filing. So Divi's pharma companies के साथ from start to end सब जगह पे जुड़ा रहता है, and that is what gives its uniqueness about the company. Generally जो फार्मा API कंपनीज रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं केवल. फार्मा कंपनी ने बता दिया ये ABCD ड्रग चाहिए, वो बना के दे देंगे. डिवीज के पास कस्टम सिंथेसिस है, डिवीज के पास कस्टम प्रोसेसेस है जहां पे वो ड्रग्स इन्वेंट करने में भी हेल्प करते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज वेरी एक्साइटिंग अबाउट दिस कंपनी. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट ये सही कहा आपने कि एब्सोल्यूट फार्मा प्ले, एब्सोल्यूट फार्मा कंपनी इसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर में शुरुआत से लेकर अंत तक जो जो चीजों की जरूरत है वो कहीं ना कहीं डिविज लेबोरेटरीज जो है पूरी करता है. और इनफैक्ट कंपनी के पॉजिटिव्स की अगर बात करें, लगातार कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया. इनफैक्ट ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और लगातार हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो भी है कंपनी का, जो कि काफी हद तक पॉजिटिव नजर आता है. अब इन्वेस्टमेंट रैशनल को ही देख लीजिए, लीडिंग सप्लायर है एपीआईज की, जो कि हमने आपको बताया, और साथ ही इंटरमीडिएट है विच मेक्स इट अ फॉर्मिडेबल प्लेयर अमंग एपीआई प्लेयर्स इन द इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड. सो क्लियरली इस पर हमें जरूर नजर रखनी चाहिए. कंपनी फीचर करती है अमंग द टॉप 3 एपीआई प्रोड्यूसर्स ग्लोबली एंड अमंग टॉप 2 एपीआई प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड यहाँ पर. और साथ ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल ग्रोथ जो है थ्रू डी बॉटलनेकिंग, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बिसाइड सेलेक्टिव ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि काफी हद तक पॉजिटिव साबित होती है और इन्वेस्टमेंट रैशनल का भी हिस्सा ऑन द फेस ऑफ इट. जब हम हमारी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकाल रहे थे या जब हम इस पर रिसर्च रिपोर्ट निकाल रहे थे, सबसे पहले यही चीजें थी जो कि नजर आई. एक्सपेंशन है और आगे एक्सपेंशन की भी कोशिशें की जा रही है. एस्टेब्लिश की है कंपनी ने जेनरिक प्रोडक्ट एज वेल एज नए प्रोडक्ट्स टू बी द की ग्रोथ ड्राइवर एज वेल एज, चाहे फिर रेवेन्यू साइड देखें या प्रॉफिटेबिलिटी साइड, कंपनी जो प्रोडक्ट्स एस्टेब्लिश कर रही है, जो एक्सपेंशन प्लान्स कर रही है, वो काफी हद तक फायदेमंद कंपनी के लिए साबित होते हैं. जहां हम प्रोडक्ट्स की ही बात कर रहे हैं, कारण आपसे जानना चाहेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल पर अगर आप थोड़ी सी और रोशनी डाल सके, क्योंकि जेनरिक एपीआई, कस्टम सिंथेसिस की जहां हम बात करें, न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट की जहां हम बात कर रहे हैं, अंडर दिस सेगमेंट, ये सारे के सारे सेगमेंट्स में डिविज लेबोरेटरीज की किस तरह से पकड़ है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन किस तरह का नजर आता है, और साथ ही बिजनेस मॉडल में प्रोडक्ट्स किस तरह से प्ले आउट होते हैं? तो मानसी 3 मेजर सेगमेंट्स है. एक फर्स्ट सेगमेंट इज जेनेरिक एपीआईज. एज यू सेड, जेनेरिक एपीआईज में जो ड्रग्स पेटेंटेड नहीं होते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं. दे आर अवेलेबल फॉर अ लॉट ऑफ अदर फार्मा कंपनीज एज वेल. जो ड्रग्स पेटेंटेड होते हैं वो कस्टम सिंथेसिस में जाते हैं. सो दैट इज अवेलेबल ओनली टू द पेटेंट होल्डर. तो वहां मार्जिन भी ज्यादा रहता है जेनेरिक एपीआई से, और वहां पे ग्रोथ भी ज्यादा मिलती है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में जब ड्रग पेटेंट्स लास्ट फॉर 10 to 20 years,
तो तब तक वो ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग एक ही कंपनी के पास हो सकता है. Okay. Now, after that gives you a good margin edge, relatively speaking. Whereas generic drugs, everybody can manufacture, everybody can sell them. So that is a lower margin product. Now, coming to percentages, generics are about 46 odd percentage. 46 odd percentage is custom synthesis. So right now it is evenly balanced. If we look at where we see the trigger coming from in the investment rationale, we see the trigger as custom synthesis going above generic drugs. जैसे ही कस्टम सिंथेसिस में ज्यादा सेल्स होने लगते हैं तो मार्जिन्स एक्सपांड हो जाते हैं, as we'll see later also during the financial analysis. And the last small 8% that is nutraceuticals. Nutraceuticals हो गए, vitamins for humans, vitamins for animal feed, पेट केयर के लिए. इधर भी सेम ही मॉडल है. दे डोंट सेल एनीथिंग टू द कंज्यूमर. दे आर अ प्योरली B2B कंपनी. दे विल मेक एन इंग्रेडिएंट, सेल इट टू समबडी एल्स हु विल मार्केट द प्रोडक्ट. एब्सोल्युटली. सो ये बेसिकली जो 3 हिस्सों की हम बात कर रहे हैं उसमें से 2 हिस्से या सेगमेंट वाइज जो हमने कंपनी आपको समझाई, पर्टिकुलरली जेनरिक एपीआई और न्यूट्रास्यूटिकल्स की अगर बात करें, अराउंड 46% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यू का जो हिस्सा है उसमें से 46% कंट्रीब्यूशन यहां से आता है. कस्टम सिंथेसिस में भी इसी के लेवल के आसपास, यानी कि 45-46% का ही रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन. सो ये 2 हिस्से या ये 2 सेगमेंट हैं जो कि काफी हद तक मेजर बिजनेस कंट्रीब्यूशन या रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं. न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है रेवेन्यू का अराउंड 8.2% कंट्रीब्यूशन न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट में से आता है. लेकिन इसके अलावा भी कंपनी के ओवरव्यू को अगर समझने की कोशिश करें और कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की भी अगर बात करें, डिविज लैबोरेटरीज लिमिटेड जो है, कंपनी ने 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लोकेट किए हैं हैदराबाद में और आंध्र प्रदेश में. जैसे कि हमने आपको बताया कि हैदराबाद कंपनी का हेडक्वार्टर है. और ऑफ कोर्स ओवरव्यू और साथ साथ फाइनेंशियल्स को टच बेस करेंगे. लेकिन इसी दौरान one point to add here is इसी दौरान हम हमारे व्यूवर्स को अब ये भी कह देते हैं कि Q&A जो सेशन है या Q&A बॉक्स जो है वो ओपन करने जा रहे हैं हम. आप अपने सवाल जवाब जो है फार्मा स्पेस से जुड़े, इन्वेस्टमेंट से जुड़े या पर्टिकुलरली डिविज लैबोरेटरी से जुड़े अब लिखना शुरू कर दीजिए Q&A स्पेस में. और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कशन के अंत में एक एक करके सारे सवालों के जवाब भी लेना हम शुरू कर देंगे. लेकिन क्योंकि अगर अभी से आप अपने सवालों को लिखना शुरू कर देंगे, हमारे पास काफी सारा समय होगा जब हम Q&A सेशन खोलने जाएंगे. यस करण, ओवर टू यू. हाँ, so manufacturing facilities के ऊपर they also have one more plant which is coming up. They say the phase 1 will be operational in FY25. Phase 2 operational होगा जब भी capacities 95% touch करेंगी. So there is more capacities also coming up. Capex भी चल रहा है. So there is a good expansion coming in from the company's side also. ओके. एक और चीज जो इंडस्ट्री ओवरव्यू में काफी हद तक समझना और जानना हमारे व्यूअर्स के लिए जरूरी है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएलआई स्कीम. और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएलआई स्कीम जो इस क्षेत्र में है या इस क्षेत्र में मिलती हुई दिखी है, इट इज एक्सपेक्टेड कि यहाँ से डिपेंडेंसी जो चाइना मार्केट में थी वो काफी हद तक कम हो जाएगी. डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी बाय अराउंड 25 to 30%. ऑफ कोर्स इसमें 4 से 5 साल का समय लग सकता है, लेकिन ये भी एक पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए, ओवरऑल फार्मा स्पेस के लिए. फॉर FY22 इंडिया में हमने देखा था कुछ हद तक 35% इंपोर्ट्स ऑफ इट्स टोटल एपीआई रिक्वायरमेंट्स होते हुए देखने को मिले थे, ऑफ विच चाइना अकाउंटेड टू 65 to 70%, यानी कि यहां से सबसे ज्यादा कह सकते कि इंपोर्ट्स होते हुए नजर आए थे. लेकिन क्योंकि पीएलआई स्कीम की इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है, आने वाले कुछ सालों में फॉरवर्ड लुकिंग स्पेस या फॉरवर्ड लुकिंग पाथ जो है फार्मा स्पेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल काफी हद तक का अच्छा नजर आ सकता है. तो इस पर भी काफी हद तक आपको नजर रखनी चाहिए. अब आ जाते हैं हमारे फाइनेंशियल्स पर. और कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो जब हमने इस पे कवरेज शुरू की तब भी हमने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है. रेवेन्यू या फिर मार्जिन के लिहाज से भी अगर देखें, यहां पर हमें काफी हद तक मार्जिन या कह सकते कि एक अच्छी स्पेस नजर आ रही है. इन्वेस्टमेंट रैशनल के साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी समझना काफी हद तक जरूरी हो जाता है, क्योंकि मार्जिन की अगर बात करें सालाना आधार पर मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिले और साथ ही रेवेन्यू और प्रॉफिट के फ्रंट पर भी जो ग्रोथ देखने को मिली है वो काबिले तारीफ यहां पर देखने को मिली है. पर्टिकुलरली हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो ह्यूज डिमांड देखने को मिल रही है फॉर कंपनीज जेनरिक एपीआई,
वो, और ड्यूरिंग पैंडेमिक भी ये ह्यूज डिमांड देखने को मिली थी, और आगे भी जिस तरह की डिमांड्स देखने को मिलेगी वो काफी हद तक प्रॉफिटेबल साबित होगी। आंकड़ों के लिहाज से करण कैसे लग रही है कंपनी, फाइनेंशियल्स आप कैसे देख रहे हैं इस कंपनी के? तो मानसी वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, कोविड में इनका एक मॉलिक्यूल था मोलनुपिराविर विच सॉ अ ह्यूज सक्सेस, एंड वो कस्टम सिंथेसिस में आता था, तो तभी उनको पीक मार्जिन मिला विच वाज अराउंड 43%। नाउ कोविड खत्म हो गया, कोविड का माहौल खत्म होने लगा है, तो ड्रग का यूजेज भी खत्म हो गया, एंड वी आर बैक टू लोअर मार्जिन्स। सो आई वुड से दिस इज अ गुड पॉइंट टू एंटर अ कंपनी व्हेन इट इज नॉट डूइंग द बेस्ट, स्पेशली अ वेरी ह्यूज कंपनी लाइक दिस, क्योंकि आगे चल के यहाँ से अच्छा ही होने वाला है। दे आर, आई फील दे आर एट अ बॉटमिंग आउट ऑफ मार्जिन्स इन FY24। FY24 में इनके मार्जिन्स आए थे 29%. So from 43 to 29 looks like a steep drop, but you couldn't find a better place to enter a company. Coming to the Q1 FY25 update, कंपनी ने 2000 करोड़ के रेवेन्यू रिपोर्ट किए, 19% YOY इंक्रीज, और एबिटा मार्जिन भी 30% पे स्टेबल रहे हैं। सो एज यू कैन सी द मार्जिन्स आर स्टेबल, सेल्स आर इंक्रीजिंग, वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग, एंड ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा, ये हमारी इच्छा है। मानसी, आपका क्या ख्याल है Q1 FY25 में? देखिए, जिस तरह से सेंटिमेंट्स या Q1 FY25 की अगर बात करें, ऑफ कोर्स बिफोर द रिजल्ट्स एंड आफ्टर द रिजल्ट्स भी हमने इस पर हमारी रिसर्च जारी की थी, और स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ जो है हमने लगातार आपको कहा था कि इज समथिंग विच वी फील इज लाइकली टू बी ऑन द बैक ऑफ इंप्रूव्ड प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स में लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, और इसी के चलते डिविज लेबोरेटरीज की पर्टिकुलरली अगर बात करें, क्योंकि फार्मा स्पेस में वैसे देखा जाए तो प्योर कंपैरिजन में काफी सारी कंपनियां इसके सामने या इसके प्योर कंपैरिजन में इसकी कॉम्पिटिशन में आ जा रही हैं, लेकिन डिविज लेबोरेटरीज में इन पर्टिकुलर अगर आप देखिए, अनुमान भी हमारा यही था कि क्वार्टरली रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कंपनीज के लिए इन पर्टिकुलर अगर आप देखें तो काफी सारे फंडामेंटल्स थे और काफी सारी चीजें थी जिस पर खासतौर से नजर रखनी थी। लेकिन पर्टिकुलरली डिविज लेबोरेटरीज में जिस तरह से हमने देखा कि इनके प्रोडक्ट मिक्स जो देखने को मिल रहे हैं, वहां पर काफी हद तक एक पॉजिटिव देखने को मिला, और इसी के चलते प्रोडक्ट क्योंकि अगर बात करें या कंपनी के ओवरऑल फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच की बात करें तो वो ठीक ठाक देखने को मिली। इसके अलावा डिविज लेबोरेटरीज में ग्रोथ विजिबिलिटी फॉर इट्स कस्टम सिंथेसिस लगातार नजर आ रही है, जिसको खासतौर से आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों कस्टम सिंथेसिस प्ले की अगर बात करें तो वहां पर काफी बातचीत हो रही है। प्राइसिंग इरोजन जो है वो ऑफ कोर्स कंटिन्यूड है टू इम्पैक्ट जेनरिक एपीआई बिजनेस, लेकिन इसके सामने स्ट्रॉन्ग कस्टम सिंथेसिस ग्रोथ विजिबिलिटी जो है इस पर नजर रखनी होगी। सेगमेंट्स की हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ग्रोथ विल कम फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स, जैसे कि डायबिटीज पे इनके प्रोडक्ट्स है, पेप्टाइड प्रोडक्ट्स है जो फेज 3 ट्रायल्स में गए हैं। देन देयर आर अराउंड फेज 1 का न्यू फैक्ट्री भी चालू हो जाएगा FY25. So there is this new product which is called contrast media, which also they are looking to expand. Again, contrast media is something which is under trials and they are waiting for approvals. The clients of Divi's Laboratories actually are waiting for approvals. मानसी, क्या आप समझाना चाहेंगे क्या contrast media कैसे होता है? कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और उससे पहले जो मैं पॉइंट क्लियर करना चाह रही थी, क्योंकि Q1 FY25 की बातचीत आप कर रहे थे और उसका एक जिक्र आपने किया था। देखिए, मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स जरूर देखने को मिले Q1 FY25 में, लेकिन कस्टम सिंथेसिस बिजनेस जो है वो स्ट्रांग है और इसी को प्लेस करना चाहिए, इसी को एक बार समझकर चलना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट मीडिया की अगर बात करें, करीब 5 कंपनियां हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया में कामकाज है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया का कामकाज करती है इन द वर्ल्ड, और अब डिविज लेबोरेटरीज में इसमें एंटर करने जा रही है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ट्रिगर, ये कह सकते हैं। तीनों सेगमेंट्स में कंपनी कामकाज कर रही है, और तीनों सेगमेंट्स में पर्टिकुलरली एपीआई है या फिर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन का हिस्सा तो आप समझ रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ट्रिगर फॉर द कंपनी, क्योंकि ट्रायल्स जो है वो ऑलरेडी फेज 3 में है, एंड एज एंड व्हेन इनोवेटर्स और फार्मा कंपनीज अप्रूवल्स गेन करेगी, डिविज के लिए एक स्टार्ट पॉइंट होगा। डिविज यहां से सप्लाई जो है वो शुरू कर पाएगी, और उसके ठीक बाद जो है हो सकता है कि री रेटिंग होने के चांसेस, या हो सकता है कि वहां से फिर से डिविज लेबोरेटरीज जैसी कंपनी के लिए रिसर्च बैक्ड काफी सारे आइडियाज देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ काकीनाडा फेज 2 की अगर बात करें, वहां पर भी हमने देखा इट इज गोइंग टू बिगिन व्हेन एनी ऑफ द फैसिलिटीज रीच 90% यूटिलाइजेशन। इस पर कोई रोशनी डालना चाहेंगे आप? करण?
यस, सो इनका जो प्लान है, द कंपनी ने प्लान अनाउंस किया है इन Q1 FY25 कॉन कॉल कि फेज 1 तो चालू हो चुका है और वो लॉन्च भी हो जाएगा FY25 में। फेज 2 तभी चालू होगा जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में 90-95% हो जाएगी। तो करेंटली इट इज एट अराउंड 80-85%। सो तभी फेज 2 लॉन्च होगा इन अंडर कंस्ट्रक्शन एंड इट विल टेक 2 to 3 years टू कंप्लीट। इससे ये मानकर चल सकते हैं कि काकीनाडा फैसिलिटी जो है इज ऑल्सो गोइंग टू बी अनदर फैक्टर जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। और इसके अलावा गिरावट में खरीदारी के मौके लगातार डिविज लेबोरेटरीज पर अगर आप देखेंगे तो भी आपको नजर आएंगे, जो कि हर तरफ फार्मा प्लेज में कई सारी कंपनियों की बातचीत, छोटी मझोली फार्मा कंपनियों की भी बातचीत होती है, लेकिन जब लार्ज कैप की बात हो रही है तो डिविज लेबोरेटरीज में इन पर्टिकुलरली इस तरह के कई सारे आर्टिकल्स और इस तरह की कई सारी बातचीत नजर आएंगी। अर्निंग्स ग्रोथ प्राइस्ड इन है डिविज लेबोरेटरीज के लिए, लेकिन नीश बिजनेस है और ये नीश बिजनेस जो है वो एक्सपैंड होता हुआ दिखेगा। लगातार एनालिस्ट का यही मानना है कि बिजनेस जो है वो नीश और इसी के चलते आगे एक्सपेंशन नजर आएगा, तो इसे एक पॉजिटिव टच पॉइंट की तरह मानकर चलना चाहिए। लेकिन करण, कमिंग टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑलमोस्ट, यहाँ पर आप बताइए रैशनल जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रैशनल आपको क्या लगा, अपॉर्चुनिटीज कहां पर देखने को मिली और डिविज लेबोरेटरीज एंड फार्मा प्लेस के लिए किस तरह से यहां से आगे फॉरवर्ड लुकिंग पाथ या ग्रोथ क्या नजर आ रही है। और डिफेंसिव्स के तौर पर क्योंकि डिफेंसिव्स में हमने कुछ तमाम क्षेत्रों की बातचीत जरूर की, बाजार में हम देख रहे हैं अंडरटोन ऑफ कोर्स बुलिश है आने वाले 5 सालों के लिए, लेकिन इस वक्त सोमवार को जिस तरह की उथल पुथल दिखी उसे मद्देनजर रखते हुए हमारे व्यूअर्स के लिए डिफेंसिव्स पर क्या राय होनी चाहिए। So, Mansi, to summarize the whole investment rationale, the major growth that we see coming in the future for major triggers, I would say, अभी तक आए नहीं है, but the major triggers that we are waiting for is an increase in the custom synthesis segment from 46 to 50% to maybe 55-60%. अभी के लिए वहाँ visibility थोड़ी कम है, जैसे ही वो आएगा तो financials margins will be off the charts and बड़ी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ दिखने मिलेगी स्टॉक में। देयर आर अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर अंडर फेज 2 एंड फेज 3 अप्रूवल्स। तो फेज 2 फेज 3 अप्रूवल्स में है तो वो ऑलमोस्ट क्लोज बाय है फॉर कमर्शियल लॉन्चेस। जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स कमर्शियल लॉन्चेस में आते हैं, पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये भी कस्टम सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे। सो सम मॉलिक्यूल्स विल बी इन द कॉन्ट्रास्ट मीडिया सेगमेंट, सम मॉलिक्यूल्स विल बी इन द पेप्टाइड सेगमेंट। These two segments, these two will be the triggers for going forward for Divi's Labs. ओके, सो ये 2 ट्रिगर्स हैं जिस पर ध्यान रखना है। और लगातार जिस तरह से हमने आपको बताया कि कस्टम सिंथेसिस रैंप अप, ये इस पर जरूर नजर रखें क्योंकि यहां से ये जो रैंप अप है ये एक इंपॉर्टेंट कड़ी साबित हो सकता है। और इसके अलावा जिस तरह से तीनों सेगमेंट में जो आगे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो कि एक अगला बड़ा ट्रिगर साबित होता हुआ दिख सकता है, इस पर आपकी नजर लगातार होनी चाहिए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे और पहला सवाल तो इनफैक्ट करण मैं ही आपसे पूछ लेती हूँ। इस वक्त अगर फाइनेंशियल्स की हमने बात की, फंडामेंटल्स की हमने बात की, इमर्जिंग एपीआईज किस तरह से मार्केट शेयर को गेन कर रहे हैं इसकी हमने बात की, न्यू पेप्टाइड सेगमेंट जो कि डायबिटिक्स के लिए यहाँ पर विच इज फॉर डायबिटिक्स इज गेनिंग पॉजिटिव ट्रैक्शन टू। सो इसको किस तरह से आप कनेक्ट कर रहे हैं और डिविज लेबोरेटरीज में किस तरह से, डिविज के फाइनेंशियल्स में किस तरह से इसे ऐड करना चाहिए। So, मानसी, ये जो न्यू पेप्टाइड सेगमेंट है, once we get an approval from FDA, once DV's के clients get an approval from an FDA, DV's will start commercial production, वो patented product रहेगा, margin expansion होगा। The entire thesis revolves around margin expansion. So, यही बात ऐसे लगेंगे कि हम दोहरा रहे हैं, but that is the crucial thing to watch for. जो EBITDA margin अभी 30% के आसपास है, वो जब भी वापस 43% जाए तो अर्निंग्स ग्रोथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो सेम थिंग विद दीज डायबिटीज मॉलिक्यूल्स, कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनके पास काफी हद तक रिलेशनशिप्स है, आउट ऑफ विच 12 फार्मा ग्लोबल टॉप फार्मा कंपनीज आउट ऑफ द 20, सो दे विल बी एबल टू लीड द एंटायर वैल्यू चेन फॉर दिस सेगमेंट ऑल्सो। ठीक है, एक
एक और चीज हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि रॉ मटेरियल प्राइसेस जो हैं वो कुछ डिक्लाइंस देखने के बाद अब स्टेबल रहे हैं, यानी कि इनपुट कॉस्ट जो है वो काफी हद तक ध्यान में रखनी होती है और खर्चों में किस तरह के सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं। तो करंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे रॉ मटेरियल प्राइसेस आफ्टर अ डिक्लाइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब कुछ हद तक स्टेबल है। ये स्टेबल कितने रहेंगे इस पर आगे जरूर नजर होगी। एक सवाल आया है अगेन काकीनाडा फैसिलिटी को ही लेकर, और काकीनाडा फैसिलिटी पर ये सवाल हमें पूछ रहे हैं केतन दलाल, और उनका ये कहना है कि बेनिफिट्स क्या देखने को मिलेंगे काकीनाडा फैसिलिटी से, व्हाट विल बी द बेनिफिट्स फ्रॉम द फैसिलिटी विच वी कैन सी। आपको बताना चाहूंगी मैं इनफैक्ट केतन कि काकीनाडा फैसिलिटी की अगर बात करें, यूनिट 3 फैसिलिटी नियर काकीनाडा ये प्रोग्रेस कर रही है, अच्छी खासी प्रोग्रेस कर रही है, एंड प्रोडक्शन जो है इज लाइकली टू कमेंस इन द नेक्स्ट फेज मैनर में प्रोडक्शन जो है हो सकता है Q3 तक ये नजर आ जाएगा। करंट Q3 FY25 एक्सपेक्टेशंस यही मानकर चल रहे हैं। क्या पॉजिटिव्स दिखेंगे काकीनाडा फैसिलिटी से? मानसी, सो काकीनाडा फैसिलिटी इनको एक्सपेंशन करने की बहुत जरूरत है। दे आर ऑलरेडी एट 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। सो अगर 95% पहुंच गए तो इट्स नॉट लाइकली कि वो 100% भी जा सकते हैं। देयर इज एन ऑप्टिमम कैपेसिटी जहां पे फैक्ट्री रन हो सकती है, तो दैट इज नेवर 100%। हॉलीडेज रहते हैं, प्लांट शटडाउन रहता है, मेंटेनेंस रहता है, तो काकीनाडा फैसिलिटी विल हेल्प देम टू सप्लाई मोर। So that is directly affecting your revenues and capacity, that is directly affecting revenues. Because अगर 95% capacity हो गई and you are not able to produce more, तो revenue तो decline ही होगा। अब revenue miss out कर रहे हो, right? Okay. सो रेवेन्यू में एड ऑन होगा, सप्लाई में बढ़ोतरी के लिए काम आएगा। उम्मीद करते हैं केतन आपके सवाल का आपको जवाब मिला। एक और सवाल है केतन का, और इस बीच एक और चीज है जो कि पर्टिकुलरली कस्टम सिंथेसिस, क्योंकि इसका विस्तार से हमने डिस्कशन किया, बताना चाहेंगे कंपनी जो है वो काफी सारे प्रोजेक्ट्स गेन भी कर रही है अक्रॉस क्लिनिकल फेसेस एंड इट कंटिन्यूज टू रीप वैल्यू। वहां से वैल्यू भी काफी हद तक मिलती हुई देखने को मिल रही है। रिसेंटली कमर्शलाइज प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, पेप्टाइड स्पेस की अगर बात करें, कस्टम सिंथेसिस जो है वो काफी हद तक आगे ग्रोथ को फ्यूल करता रहेगा। इस पर खासतौर से नजर रखनी चाहिए आपको। दूसरा सवाल जो केतन की तरफ से आया है, करण ये मेजर ग्रोथ पाथ पर ही बात करना चाहते हैं, और मेजर ग्रोथ पाथ इज बेस्ड ऑन 7 मॉलिक्यूल्स दैट आर गोइंग ऑफ पेटेंट। सो ये सवाल पर अगर आप एक जवाब दे पाए, क्योंकि इज इट गोइंग टू कम एंड इन विच ज्योग्राफी इट विल हैव इट्स प्रेजेंस। सो केतन का ही सवाल है फिर से। So, मानसी, जो ज्योग्राफी की बात करें हम फॉर दीज मॉलिक्यूल्स, फॉर इवन डिवीज लैब एज अ होल, डिवीज लैब इज अ मेजर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी एंड मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. सो लगभग 57% इज फ्रॉम यूरोप एंड आई थिंक अबाउट 13% इज फ्रॉम यूएस. सो दोज आर द टू मेजर रेगुलेटेड ज्योग्राफीज विच डिवीज लैब विल टारगेट. ओके अब यहाँ से विराज हमें एक और सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ से अपसाइड किस तरह की नजर आ रही है। और विराज, इनफैक्ट विराज और हमारे सारे व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे कि इस स्टॉक को जब हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था तब से लेकर अब तक में स्टॉक में काफी अच्छा अपमूव आ चुका है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे रिसर्च बैक्ड आइडियाज जो हैं लगातार सही साबित होते हुए दिख रहे हैं, और रिसर्च बैक्ड आइडियाज का जो आउटकम है वो ऑफ कोर्स हमारे साथ जो जुड़े हुए हमारे क्लाइंट्स हैं वो तो समझ ही पा रहे होंगे, लेकिन अदरवाइज भी मैं सारे व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगी कि लगातार जो डीप डाइव रिसर्च कर, सिर्फ इसी कंपनी के लिए या इसी स्टॉक की मैं नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन फंडामेंटल रिसर्च जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साबित हो रही है, और इसी तरह की तस्वीर आपको हमारी टेक्निकल रिसर्च में भी नजर आएगी। लेकिन निवेश जो है उस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही है जो कि आपको काफी आगे तक, और आपको ही नहीं आपकी आगे की जनरेशंस को भी काफी आगे तक लेकर जाएगा। विराज का सवाल कर रही है कि व्हाट इज द अपसाइड इन स्टॉक प्राइस बीइंग एस्टिमेटेड इन द स्टॉक प्राइस फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। फिलहाल 4950 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा, यहां से कंजर्वेटिव टारगेट्स क्या नजर आ रहे हैं? सो विराज, यहाँ से टारगेट्स आ रहा है 2% का। हमने आज ही रिपोर्ट रिलीज किया है, Q1 का रिपोर्ट, एंड वी आर रिकमेंडिंग टू होल्ड द स्टॉक. द रीजन फॉर डूइंग दिस वेबिनार वाज कि इफ यू सी फ्रॉम आवर आईसी द स्टॉक हैज रिजन क्वाइट अ बिट. तो ऐसा नहीं हो कि प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ आप. इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू होल्ड, एंड आगे चल के देयर आर फ्यू ट्रिगर्स विच माइट कम इन द फ्यूचर क्वार्टर्स विच माइट लीड टू अ री रेटिंग. सो that is the whole point of having a hold rating. चलिए, तो ये एक सवाल, अगर पोजीशन है तो उसे बनाए रखे, ये राय, और लगातार इस पर
रिपोर्ट की भी अगर बात करें, ताजा रिपोर्ट भी है हमारे पास डिविज लैबोरेटरीज को लेकर। लेकिन करण, साथ ही लोअर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और हायर इंटरेस्ट कॉस्ट जो हैं वो कुछ हद तक डिक्लाइंस को लीड करती हुई नजर आई पिछले क्वार्टर्स की अगर बात करें, और साथ ही इंप्रूव्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को लीड करती नजर आई, पर्टिकुलरली नेट इनकम स्पेस में। सो आगे क्या यहाँ से लोअर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस का कह सकते हैं कि स्टांस ज्यादा बड़ा रहेगा, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी जो कि काफी हद तक इंप्रूव होती हुई दिखी उसका स्टांस बड़ा होगा? किस तरफ बढ़ती हुई दिखेगी कंपनी के फाइनेंशियल्स? मानसी, सो कंपनी ने गाइड किया है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबल रहे हैं। अगर जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, वी विल नॉट सी अ बिग डिप, देयर इज अ लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क फ्रॉम हियर। व्हाट वी विल सी इज थिंग्स गोइंग एज यूजुअल, नॉर्मली चले जा रहा है, जैसा चल रहा है ये 29% का मार्जिन मेंटेन रहेगा इज आवर एक्सपेक्टेशन। इनफैक्ट बाय FY26 वी आर एक्सपेक्टिंग मार्जिन टू इंक्रीज टू 34%. Okay, which So is really there good. is still margin upside left. Even 34% is a very conservative estimate. If custom synthesis increases to 60 odd percent with all these new molecules and everything, तो margin 34 का 40 भी हो सकता है. पर we can only come to a conclusion कि नहीं 34 नहीं 40 होगा in the future when the triggers start coming out and we actually see the news flow coming in. ठीक है। अगर नतीजों से ठीक पहले हमने एक्सपेक्टेशंस हमारी जताई थी, और पर्टिकुलरली हमने कहा था कि जेनरिक एपीआई विल कंटिन्यू टू विटनेस scenarios of concerns partially offset by strong growth in CDMO and growth in nutraceutical segment। लेकिन post the results कॉन कॉल्स के हाईलाइट अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाए, और किस तरह से कंपनी का मैनेजमेंट देख रहा है कंपनी के ऑपरेशंस को, और यहाँ से किस तरह से कंपनी के मैनेजमेंट की फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस या कंपनी के मैनेजमेंट की क्या राय है? तो द कंपनी की मैनेजमेंट क्या मानना है कि there is cash on books of about 4,229 crores. So as you said that there is no debt and there's a lot of cash balance. Again, adding to the safety and health of a balance sheet. It is always nice to see. Secondly, what they are saying is कि emerging APIs are gaining market share और future generics जिनका completion हो जाएगा वो commercialize चालू हो जाएंगे FY26E से. So that is where they are coming from. Then their bigger commercial projects with big pharma are continuing to generate positive results. US FDA has successfully inspected their unit for good management practices, which is called CGMP. They have also guided that their raw material prices have been stable. Large number of opportunities in contrast media are in phase 3. So जब भी उन्हें clients को approval मिलेगा तो उनका sales चालू हो जाएगा. So that will take 6 months, maybe 1 year. So the triggers and the stage is set. Now we'll see what happens in the following quarters. इस बीच और 5 मिनट तक क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन ओपन रहेगा, तो व्यूअर्स से हिदायत है, रिक्वेस्ट है, आपके कोई भी सवाल है तो आप अभी भी कर सकते हैं। और इस बीच करण, इंडस्ट्री ओवरव्यू को भी एक बार टच बेस करना चाहिए, क्योंकि इन पर्टिकुलर हमने शुरुआत बाजार के करंट सिनेरियो से की, और बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत किस तरह से हुई और उसके ठीक बाद किन स्पेसेस पर नजर रखनी चाहिए, और उसके बाद हम डिफेंसिव्स और डिफेंसिव्स में फार्मा पर बातचीत कर रहे हैं, और उसमें इन पर्टिकुलर डिविज लैबोरेटरीज पर फार्मा सेक्टर के लिए इस वक्त की दिशा या इस वक्त की तस्वीर कैसी नजर आ रही है? ऑफ कोर्स डिफेंसिव प्ले में फार्मा का नाम होता ही है, और फार्मास्यूटिकल इंडेक्स जब बाजार में गिरावट, या कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में एक डेंट या ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट का असर जब भारतीय बाजार पर पड़ रहा है, तब फार्मा एक स्पेस होता है जो हमेशा खड़ा रहता है संभालने के लिए। सो व्हाट इज द करंट इंडस्ट्री ओवरव्यू एज पर यू? So Mansi, the way I see it, investment should not stop, because even if there's panic on the streets, there's always somewhere to hide, and pharmas always provide you a defensive option in your portfolio. That even if the market goes down by, let's say, 5% tomorrow, your portfolio is outperforming the market by going down, let's say, maybe by 3%, 4%, because of having stocks like pharma in the mix. If you don't have pharma and these kinds of companies in the portfolio, your portfolio is driven purely by the market, and which can be very not conducive to see and kind of creates a panic in the mind of an investor.
So it is very essential that you play defensively. You make sure that your portfolio is set up right. And coming to pharma, we also have other recommendations in our research space. We have Laurus Labs, which we've just released a report which has a 15% upside. So that can also be looked at. Maybe we'll discuss that in our next webinar. But yes, so have some pharma, have some narrative stocks for growth, have a balanced portfolio is what I would recommend. ओके, सो टू सम इट अप, हम हर बात का कह सकते हैं कि क्रक्स यही बताना चाहते हैं कि निवेश की मजबूती या निवेश की स्ट्रेंथ को जरूर समझें, और एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो का गठन करने के लिए आपको हर बेहतर सेक्टर को समझना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे कि इसी की बात हम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली फार्मा स्पेस की ही बात कर रहे हैं। इसमें कई सारे ट्रिगर्स हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं, और फार्मा तो असल में मैं ये कहूंगी कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसे समझना किसी ऐसे एक्सपर्ट से या एनालिस्ट से समझना काफी हद तक जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि हो सकता है कि ऊपर ऊपर से हम समझ जरूर पाए हों, लेकिन उसे डीप डाइव कर उसका एक एक्चुअल पर्सपेक्टिव किसी एनालिस्ट से क्या बनकर निकल रहा है ये जानना काफी जरूरी होता है। ओवरऑल एक चीज जरूर है कि फार्मा एक ऐसा स्पेस है जिसने कोविड में भी एक नया लेवल देखा था। कोविड टाइम्स थे जबकि फार्मा सेक्टर की चुनिंदा कंपनियां, ये यूं कह लीजिए कि पूरे सेक्टर में ही हमने काफी बड़ा अप मूव देखा था, और उसके ठीक बाद भी, क्योंकि स्पेस ही ऐसा है जिसकी डिमांड लगातार रहेगी। लेकिन इस स्पेस में भी कंपनी कई सारी कंपनियां आपको मिलेगी, कुछ एब्सोल्यूट फार्मा प्ले, कुछ फार्मा से इतर, और कुछ डिविस लेबोरेटरीज जैसी कंपनी जो कि किसी भी ड्रग की या किसी भी मेडिसिन की प्रोसीजर्स की शुरुआत से लेकर अंत तक कहीं ना कहीं काम आ रही है। ये समझ आप तब पाएंगे जब आप किसी ऐसे पर्टिकुलर रिसर्च बैक्ड रिपोर्ट को जानेंगे, समझेंगे, और उस रिपोर्ट को इसी तरह से आप टच बेस करेंगे, हमारे माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार हमारी कोशिश यही होती है कि इन्वेस्टमेंट बैक्ड रैशनल आपका किस तरह से बढ़े। इन्वेस्टमेंट या निवेश की ऑफकोर्स समझ आप सभी को है, निवेश के फायदे, निवेश की ताकत को हम सब समझते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जब बाजार गिर रहे हैं या बाजार में जब खरीदारी का मौका है, हमें ये तो पता है खरीदारी का मौका है, लेकिन खरीदे क्या? तो जैसे कि मैंने इस वेबिनार की शुरुआत में ही कहा था कि प्रेपरेशन जो है वो पहले हो जानी चाहिए। सो इसी प्रेपरेशन को आपको करवाने की कोशिश हमने पिछले वेबिनार में की थी। उम्मीद करते हैं कि वो प्रेपरेशन आपके लिए काम आई होगी जब बाजार में आपको मौका मिला। उम्मीद यही होगी कि आगे भी जब बाजार में मौके मिलते जाएंगे तो हमारी इस तरह की जो प्रेपरेशंस हैं, इस तरह की जो वेबिनार्स हैं, ये आपके जहन में होंगे, हमारी ये बातचीत आपके जहन में होगी और उसका फायदा आपको जरूर मिलता हुआ दिखेगा। हमारे एक और सवाल है, अविनाश ने हमें सवाल पूछा है, विच आर द अदर फार्मा कंपनीज दैट यू लुक आफ्टर, और कौन सी फार्मा कंपनीज हैं? करण, आपने एक कह सकते हैं कि ऑलरेडी एक अट्रैक्शन पॉइंट यहाँ पे छेड़ ही दिया, ये कहकर कि अगले वेबिनार्स में हम और कंपनीज की बात करेंगे फार्मा में, लेकिन फिर भी अविनाश के सवाल का जवाब दीजिए, विच आर द अदर फार्मा कंपनीज टू लुक आफ्टर? So I would look at something like Laurus Labs, Lupin, Sun Pharma, Supriya Life Sciences. These are the companies under coverage, and a lot of these offer a good decent upside. Sometimes they might not offer an upside, but they are good places to hide from volatility. करेक्ट। सो ठीक है, चलिए, हमारी कवरेज में फार्मा से जुड़ी कई सारी कंपनियां हैं और इस पर डीप डाइव रिसर्च हम लगातार करते रहते हैं। आप सभी से यही गुजारिश है कि इसी तरह हमारे वेबिनार्स का हिस्सा बनते रहें, क्योंकि हमारे पास काफी सारी चीजें हैं जो कि हम लगातार हमारे व्यूअर्स के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, और उससे हमारा एकमात्र लक्ष्य ये है कि हमारी जो सारी रिसर्च है या हमारी जो एक्सपर्टीज है उसका फायदा आपको किसी ना किसी तरह से मिलता रहे, और उससे भी ऊपर लक्ष्य ये है कि निवेश जो है उसकी समझ आपको लगातार मिले। अवेयरनेस है, लेकिन ये अवेयरनेस आगे भी बढ़ती जाए, यही हमारी उम्मीद है। करण, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। व्यूअर्स, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही एक अच्छे खासे रिसर्च बैक्ड, टेक्निकल एंड फंडामेंटल, दोनों, इन दोनों पर हमारी नजर है, क्योंकि जब रिसर्च की बात हो, निवेश की समझ हम रखते हैं, निवेश की ताकत को हम समझते हैं, लेकिन टेक्निकल रिसर्च अपने आप में एक अलग ही साइंस है, इसको भी समझना काफी जरूरी है। अगली वेबिनार में उम्मीद करते हैं कि टेक्निकल रिसर्च से जुड़ी कुछ बातचीत होंगी, टेक्निकल रिसर्च पर कुछ नई ताजा जानकारी आपको मिलेगी। उम्मीद ये भी है कि आप हमारे साथ अगले वेबिनार में भी जुड़े रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you, Mansi. Thank you, everyone.